नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों हमारी यात्रा पहुँच चुकी है कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अध्याय नंबर 3। जो आपका अध्याय नंबर 1 था वो आपका संसाधनों के बारे में था। अध्याय नंबर 2 में हमने पढ़ा था सल्तनत काल और मुगलों के बारे में और अध्याय नंबर 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं मराठा साम्राज्य के उदय के बारे में कि किस प्रकार से मराठा जो साम्राज्य है मतलब किस प्रकार से उन्नत हुआ कि जो मराठे कौन थे। मराठे एक आपके अगर मैं 13वीं शताब्दी की बात करूं तो महाराष्ट्र का जो एरिया है उस पर रहने वाले साधारण से लोग थे और जब वो आपका 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी आई तो वो शासक किस प्रकार से बने, तो ये सारी बातें हम इस अध्याय में जानेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आप कक्षा 8 के विषय पढ़ना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट तो एनसीईआरटी बाय विक्रम 8 क्लास नाम से प्लेटफॉर्म सर्च कीजिए तो आपके सामने आएगा। तो वहां पे आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको कंप्लीट बुक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और बाकी सब्जेक्ट भी आपकी क्लास के उसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जाएंगे। और बाकी यदि आप किसी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और यदि आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं, सिर्फ हिस्ट्री विषय, ज्योग्राफी विषय, कोई अन्य विषय, तो आप इसी चैनल के एनसीईआरटी बाय विक्रम के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहां हर विषय के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उस प्लेलिस्ट में आप चाहे ज्योग्राफी आपको पढ़नी हो, चाहे आपको हिस्ट्री पढ़नी हो, कक्षा 6 से लेके 12 तक अलग-अलग आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना मराठा साम्राज्य का उदय। तो सबसे पहले एक आज्ञा पत्र दे रखा है आपको रामचंद्र पंत अमात्य का आज्ञा पत्र 1715 ईस्वी में लिखा गया था। आप देखिए अब भारत में अलग अलग व्यापारी आते थे तो इन्होंने कहा है कि व्यापारियों में टोपीधारी की और बहुत से व्यापारी थे, लेकिन इसने मेन से जिक्र किसका किया है आपका टोपीधारी, मतलब वो टोपी पहनते थे। आपने अंग्रेज देखे होंगे, किसी सीरियल में देखे होंगे, धारावाहिक में देखे होंगे आपने टीवी में, तो मेनली टोपी पहनते। उसने कहा कि ये जो टोपीधारी व्यापारी आए ना भारत में, आपके जो पुर्तगाली है, आपके डच हैं, अंग्रेज हैं, डच हैं, फ्रांसीसी और डेनमार्क के लोग भी व्यापार करते हैं। इसने कहा कि भारत में जो व्यापारी है ना तो उसमें ये लोग भी व्यापार करते हैं, मतलब ये भी व्यापारी हैं। लेकिन उसने कहा परंतु परंतु किस लिए कहा, ये अन्य व्यापारियों के समान नहीं है। उनका पूरा ध्यान इस देश में प्रवेश करने का मतलब इस देश में खुद का राज स्थापित करने पर उनका ध्यान, उसका ध्यान केवल व्यापार करने पर नहीं है। वे इस देश पर राज करना चाहते हैं, यहाँ पर वो शासन करना चाहते हैं, अपना क्षेत्र विस्तृत करने, अपने धर्म का प्रचार करने, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, अपने धर्म का प्रचार करने में उनका ध्यान ज्यादा है, न कि व्यापार करने में। वे स्वभाव से हठी हैं तथा नौसेना और बारूद ही उनके मुख्य हथियार। उसने कहा कि वो स्वभाव से बहुत ज्यादा क्या हठी हैं, इतने ज्यादा वो जल्दी से मानेंगे नहीं और उनके पास क्या है, नौसेना भी है और आपका बारूद भी है। इनके आवागमन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है कि ये किस प्रकार से आ जा रहे हैं, कितनी संख्या में आ जा रहे हैं, उन पे नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कभी ये अपनी संख्याएं बढ़ा दें। ठीक है, और इनके सुदृढ़ भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और हमें क्या करना है कि इन्होंने जो ये बड़े बड़े भवन बना रहे हैं ना, यहाँ पे फैक्ट्रियां बना रहे हैं, इनके निर्माण की परमिशन इनको नहीं दी जानी चाहिए। ये सारी चीज मिलके क्या करेंगे, ये सारी चीजें हुई, रामचंद्र पंत जी ने ये सारी चीजें महसूस कर ली थी कि ऐसा होने वाला है। लेकिन भारतीय राजाओं में फूट के कारण या फिर और कौन सी ऐसी गतिविधियां रही जिनके कारण क्या हुआ कि भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया, वो सब हम यहाँ इस अध्याय में पढ़ेंगे। धीरे धीरे आगे जो हिस्ट्री क्लास है उसमें आप सारा जान जाओगे। लेकिन यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि जो भारतीय राजाओं थे उनको महसूस हो चुका था कि ये जो व्यापारी आ रही कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे, लेकिन उसका कोई ठोस प्रबंध नहीं कर सके और आखिर में हिंदुस्तान है वो अंग्रेजों का गुलाम हो गया। तो चलिए हमारे अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। ये सारी घटनाएं दे रखी जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, उनके क्विक रिवीजन है, तो हम इस अध्याय में सभी घटनाओं के बारे में जानेंगे भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मराठा कौन थे, और उससे पहले आपको एक वर्ड दे रखा है साहित्यिक इतिहास। साहित्यिक इतिहास हम उसको बोलते हैं जो इतिहास हमें लिखा हुआ मिलता है, जिस भाषा को हम पढ़ सकते हैं वो आपका साहित्यिक इतिहास है। चाहे आपका वो ऋग्वेद हो या फिर किसी लेखक के द्वारा लिखी हुई कोई भी किताब हो, मतलब जो इतिहास लिख रखा है, इतिहास की घटनाएं लिख रखी है, उसको हम बोलते हैं साहित्यिक इतिहास। चीजें क्लियर। अब पहला क्वेश्चन है, मराठा कौन थे।
यहीं से हमारी शुरुआत होती है। मराठा दक्कन पठार विशेष रूप से वर्तमान महाराष्ट्र के निवासियों का एक समूह है। तो उसने कहा कि आपका जो मराठा दक्कन का पठार, मैंने आपको भारत के जब भौगोलिक ये करवाए थे आपके इतिहास पार्ट, तभी बताया था ये आपका दक्कन का पठार है। यहाँ महाराष्ट्र वाले इलाके में जो आपके निवासी रहते हैं उनको हम बोलते हैं मराठे। ठीक है, यहाँ पे मराठे एक सिंपल समुदाय था, लोगों का समूह था। जब हम बात करते 12वीं शताब्दी की, वे मराठी भाषा बोलते हैं। इस भाषा का 12वीं शताब्दी में एक सतत प्रवाहमान और समृद्ध साहित्यिक इतिहास रहा। इसने कहा कि 12वीं शताब्दी से ये भाषा का ज्यादा विकास हुआ है और 12वीं शताब्दी से इसके साहित्यिक ग्रंथ लिखे जाने लगे और तब से लगातार इस भाषा का विकास धीरे धीरे हो रहा है मराठी भाषा का। और मराठी कौन थे? वे आपके दक्कन के पठार में रहने वाले निवासियों का एक समूह था, खासकर आज का जो महाराष्ट्र है ना, इस क्षेत्र में। इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार मराठा शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता के रूप में उभरे, जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा को निर्णायक रूप से परिवर्तित किया। हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि मराठा किस प्रकार से उन्होंने अपना शासन स्थापित किया भी, और भारत के जो उनका जो शासन था, भारतीय इतिहास में उनका शासन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा और उनके शासन के कारण भारत का जो इतिहास था काफी परिवर्तन हुआ। उन्होंने भारत के जो आपका इतिहास है उसको एक निर्णायक मोड़ दिया, मतलब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे आपके भारत के इतिहास में। वो हम जानेंगे किस प्रकार से महत्वपूर्ण बने। 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के अधिकांश भाग पर यादव वंश का आधिपत्य था। हमने स्टार्ट कर दिया 13वीं सदी से, ठीक है। जो ये जहां पर ये रहते थे वहां पर यादव वंश का शासन था 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी का मतलब है 1200 से लेके 1300 तक। उसके बाद आपने पढ़ा था पिछले लेसन में सतलज काल आपका, उसमें एक वंश था आपका खिलजी वंश, ठीक है। तो उसने तो 13वीं आपकी 14वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में वहां पे आक्रमण कर दिया महाराष्ट्र वाला एरिया। इन्होंने जो आपके यादव थे, इन्होंने राजधानी अपनी बना रखी थी देवगिरी, जिसको दौलताबाद कहा जाता था। 14वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली की खिलजी सल्तनत ने यादव वंश को परास्त कर दिया। तो मतलब अब वहां पे कब्जा किसका हो चुका है? वहां पे कब्जा हो चुका है खिलजी वंश का। और उसके बाद एक बार यहाँ पे आ जाइए आप, संत रामदास की आपको तस्वीर दिखा रखी है। संत तुकाराम पर आधारित डाक टिकट है ये संत तुकाराम। अब इनका जिक्र यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी, थोड़ा सा हम भक्ति काल के बारे में इसी अध्याय में पढ़ेंगे। जब 7वीं शताब्दी से लेकर लगभग 17वीं शताब्दी तक जो भारतीय जो आम जन था, उसमें जो भारतीय जो जिस प्रकार से मोक्ष का मार्ग बताते हैं या फिर धर्म बताते हैं, इसमें आडंबर बहुत ज्यादा हो गए थे कि आपको इतने ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा, इतने आपको यज्ञ करवाने पड़ेंगे, इतने पूजा पाठ करवाने पड़ेंगे, आपको इतना ये करना पड़ेगा। मतलब जो धर्म था वो बहुत ज्यादा जटिल हो गया था। तो इस समय जो इस काल के दौरान 7वीं शताब्दी से लेके आपका और आपका लगभग 17वीं शताब्दी तक बहुत सारे संत हुए, जिन्होंने भक्ति का मार्ग बाहरी आडंबरों को छोड़कर, किसने कहा कि जो आडंबर है ना, पूजा पाठ वगैरह, ये सारे एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जटिल बना दिए गए थे। गरीब आदमी इसको फॉलो भी नहीं कर पाता था। तो उन्होंने सिर्फ क्या कहा, भक्ति का मार्ग कहा। भक्ति के मार्ग में उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी कि आप भगवान का नाम लीजिए, आप उनका सिर्फ उच्चारण कीजिए, ठीक है, आपको सच बोलना। तो इस प्रकार की उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी, जो भक्ति का मार्ग बताया गया कि उसके माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसको भक्ति काल कहा गया। तो ये भक्ति काल के ही दो कवि, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे राजनीतिक परिवर्तनों के माध्यम सांस्कृतिक परंपराएं निरंतर प्रवाहमान। इसने कहा कि राजनीतिक परिवर्तन, हमने पिछले अध्याय में राजनीतिक परिवर्तन ही पढ़ा है। राजनीतिक परिवर्तन क्या होता है? जब सत्ता बदल जाती है, शासन बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं राजनीतिक परिवर्तन। तो आपका जो दक्कन का पठार था, एरिया था, वहां पे क्या हो रहा था कि राजनीतिक परिवर्तन वहां पे हो गया था। वैसे भी आप पढ़ के आए हैं कि आपका पहले खिलजी वंश था आपका, फिर आपका ये तुगलक वंश आ गया, फिर आपका सैयद वंश आ गया, फिर आपका इब्राहिम लोधी आ गया, फिर मुगल आ गए। मतलब राजनीतिक परिवर्तन धीरे धीरे भारत में हो रहे थे, राजा बदल रहे थे। लेकिन जो भारत के मध्य परिवर्तनों के मध्य सांस्कृतिक परंपराएं निरंतर प्रवाह में रही। जो सांस्कृतिक परंपराएं थी भारत की लगातार चलती रही। विशेष रूप से वे परंपराएं जो भक्ति, ईश्वरीय किसी विशेष देवता के प्रति समर्पण से संबंधित थी, जो परंपराएं थी वो लगातार चलती आ रही थी। 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संतों और साधकों ने आध्यात्मिक उत्थान के लिए, आध्यात्मिक उत्थान मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए, चाहे आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कि उन्होंने क्या कहा
कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बाह्य अनुष्ठानों की अपेक्षा, उसने कहा कि बाह्य अनुष्ठान मान लीजिए, चाहे आप आडंबर मान लीजिए, ने कहा कि अनुष्ठानों को छोड़िए और आप भक्ति मार्ग के माध्यम से अधिक महत्व प्रदान किया, इसलिए आप भक्ति मार्ग आप अपनाइए भी। समाज के विभिन्न वर्गों से आने वाले इन संतों ने, ये जो संत है समाज के विभिन्न वर्गों से आते थे, कि कोई आपका चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे कि किसी भी क्षेत्र से, अलग अलग पृष्ठभूमि से वो संत आते थे, और उन्होंने लोक भाषाओं में भक्ति गीत और काव्यों की रचना की, जिससे उनके विचार दूर दूर से तक पहुंचे। इन्होंने लोक भाषाओं में तो जहाँ के वे थे वहां जो लोकल भाषाएं थी उसमें क्या उन्होंने गीत बना दिए कि उस भक्ति मार्ग से संबंधित, ताकि आपको पता कोई भी चीज है जो गानों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से ज्यादा फैलती है, तो उन्होंने इस प्रकार रचनाएं की भक्ति मार्ग अपनाने के लिए। भक्ति मार्ग मतलब सिंपल सा मार्ग था प्रभु तक पहुंचने का, उन्होंने मतलब भगवान को प्राप्त करना है, सिंपल सा मार्ग है, आपको बाहरी आडंबर है ये करने की जरूरत नहीं है, इसको भक्ति काल भी माना गया। ये चीज आपको क्लियर हुई यहाँ से। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास आदि अनेक संत इस कालखंड में लोकप्रिय हुए, और आपको नाम याद रखना है कि ये चारों संत किससे संबंध रखते हैं, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास, ये चार आपके संत महाराष्ट्र से संबंधित रखते थे। ऐसे आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भक्ति काल के चार जो संत है आपके महाराष्ट्र से संबंधित रखते हैं, उनके नाम लिखिए, तो आपको यहाँ से आप क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किससे संबंध रखते हैं, इस प्रकार से। इन्होंने उपनिषद, भगवद गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का मराठी में अनुवाद कर इन्हें निहित दार्शनिक ज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए सुलभ बना। इन्होंने क्या किया, जो आपका भगवत गीता थी और जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ थे, इन्होंने क्या किया, मराठी भाषा में अनुवाद किया, क्योंकि जो ग्रंथ है ये संस्कृत भाषा में थे, अब संस्कृत उनको आती नहीं, तो इन्होंने क्या किया, उनकी जो प्रमुख शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं को मराठी भाषा में अनुवाद किया और लोगों तक पहुंचाया, जन सामान्य के लिए सुलभ बना। मतलब अब तो उनके लिए आसान हो गया ना, वो चीजें मराठी में आ गई और मराठी में वो आसानी से पढ़ सकते थे, वह समझ सकते थे। कुछ संतों ने सिख गुरुओं की भांति सामाजिक संगठन और राजनीतिक चेतना के संवर्धन पर विशेष बल दिया, तो कुछ आपके ऐसे थे जिन्होंने अपना अपना क्या बनाया, संगठन बना लिया, ग्रुप बना लिया, ठीक है, और राजनीतिक चेतना के संवर्धन पर भी विशेष बल दिया, कि शासन में थोड़ा सा उन्होंने इंटरेस्ट लिया स्थापित करने में। परिणाम स्वरूप समाज को एक सुदृढ़ सांस्कृतिक आधार प्राप्त हुआ, जिसने आगे चलकर मराठों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित होने में सहायता की, कि उन्होंने इस प्रकार से अपना एक क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया, संगठन बना लिया, ठीक है, जैसे आपका सिखों ने बनाया था, ठीक है, आजकल भी संगठन बनाते हैं कि हम इस संगठन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कर अपना एक संगठन बना लिया। 17वीं शताब्दी तक कुछ मराठा सरदारों ने स्वराज्य की स्थापना करने के आरंभिक प्रयत्न किए, तो उसने कहा 17वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी मतलब कि 1600 से लेके 1700 तक को 17वीं शताब्दी बोलते हैं, मतलब 1700 तक आपके क्या हुआ कि उन्होंने अपना स्वराज्य स्थापित करने के आरंभिक प्रयत्न किए। वे तभी सफल हुए जब शिवाजी सत्ता में आए, तो उसने कहा कि उन्होंने कई बार ये निर्णय लिया कि हम भी अपना कहीं पे स्वतंत्र राज्य बनाए, तो 17वीं शताब्दी आ गई, ऐसे करते करते 1700 हो गए, ठीक है, 1700 ईस्वी। उसके बाद इसमें आपके शिवाजी सरदार बने, और शिवाजी सरदार ने क्या किया, वे तभी सफल हुए जब शिवाजी सत्ता में आए। उन्होंने मराठों को एकत्रित कर संगठित किया, परंतु शिवाजी थे कौन, पहले हमें ये जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक जागीर शब्द है, जागीर उस भूभाग को कहा जाता है जिसे राजा या शासक द्वारा किसी व्यक्ति की उसकी सेवा के पुरस्कार स्वरूप दिया जाता था। जागीर प्राप्त व्यक्ति को उस भूमि का संग्रह का अधिकार था और उसे धनराशि का उपयोग वह अपनी आवश्यकताओं को पूरी आवश्यक करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर राजा की सहायता हेतु कर सकता था। अब देखिए जागीर क्या होती थी, जागीर वो होती थी कोई राजा की सेवा करता है, कोई भी, चाहे उसको धन या करता कुछ भी करता है, या फिर राजा ने सहायता दी, राजा को किसी युद्ध में सहायता की हो, या फिर अभी वो राजा की सेवा करता हो, तो राजा कहेगा कि ये जो एरिया है, मान लेते हैं कि कोई एरिया है आपका हिसार मान लेते हैं, आपके जिले का आपका सॉरी आपके राज्य का कोई भी डिस्ट्रिक्ट मान लो कि ये आपको दे दिया गया, ठीक है, इससे जो संग्रह आएगा, जो कर आएगा,
वो तुम्हारा होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना कि इससे जो संग्रह आए उससे तुम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और कभी मुझे सहायता की जरूरत पड़े तो मेरी सहायता कर देना। तो राजा क्या कर देता था, ऐसे जागीरें बांट देता था कि मान लेते हैं आप वो राजा के परम मित्र हो या फिर आपने किसी प्रकार से राजा की सहायता की है, तो आपका जो जिला राजा ने आपको दे दिया कि इससे जो भी टैक्स आएगा, इसमें रहने वाले लोग हैं वो आपको क्या, जो भी टैक्स आएगा वो टैक्स आपका है, आप इसकी देखभाल करते रहना। तो आप क्या बन गए, जागीरदार बन गए। आपको आगे समझ में, जागीरदार, ठीक है। और वो जो आपका जिला है वो क्या है, जागीर है। अब हम बात करते हैं मराठा शिवाजी की। 1630 में शिवाजी का जन्म भोसले कुल में शाहजी व जीजाबाई के यहाँ हुआ। तो आपको सबसे पहले शिवाजी का जन्म कब हुआ, 1630 में, और आपको एनसीईआरटी की तरफ जाना कि यहीं पे 1627 आपको मिलेगा। शिवाजी का जन्म कब हुआ, 1630 में हुआ। तो इनका जन्म हुआ भोसले कुल में हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी था, उनकी माता का नाम जीजाबाई के यहाँ हुआ। उस समय शाहजी दक्कन की सल्तनतों की सेवा में संलग्न थे। जो दक्कन की जो आपकी सल्तनत थी ना, उसके सेवा में थे, मतलब वहां पे वो किसी पद पे थे, दक्कन सल्तनत में भी, और प्राय अपने परिवार से दूर रहते थे। इसी बीच उनकी जागीर पुणे में शिवाजी का लालन पालन जीजाबाई और कुछ विश्वस्त अधिकारियों की देखरेख में हुआ। उसने कहा किसी भी जो राजा के द्वारा जो जागीर मिली हुई थी उनको, वो कौन सी थी, पुणे की जागीर थी। कौन सी थी, पुणे की। वहीं पे उनका लालन पालन हुआ, क्योंकि उनकी जो जागीर थी वो कौन थे, कौन सी जागीर मिली हुई थी उनके पिताजी को, पुणे की मिली हुई थी, ठीक है। वहीं पे उनका लालन पालन हुआ शिवाजी का, लेकिन उनके जो पिताजी थे वो दक्कन में गए हुए थे, वहां आपका सल्तनत में वो काम करते थे, दक्कन सल्तनत में। आपका ये बीच में जागीर कौन सी थी उनके पास, पुणे की। उनके पिताजी कहाँ रहते थे, अक्सर दक्कन साइड में रहते थे, वहां जो सल्तनत थी उनमें वो किसी आधिकारिक पद पर थे। कुछ विशेष अधिकार देखरेख में, जहां उनके उत्तम संस्कार और अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई, उसी काल में दक्कन के सुल्तानों के मध्य होने वाले निरंतर पारस्परिक संघर्ष से पुणे गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। और उसके बाद जो दक्कन में जो सुल्तान थे ना, उसमें काफी ज्यादा आपसी खींचतान थी, और इससे पुणे भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ गया। 16 वर्ष की आयु में ही शिवाजी ने सैन्य अभियान आरंभ किया। पहले उपेक्षित और निर्जन दुर्गों पर कब्जा करके उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया और पुणे पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले शिवाजी ने देखा कि कौन से ऐसे किले और दुर्ग है, क्योंकि उस समय किलों का काफी ज्यादा महत्व होता था, तो जो इतने ज्यादा अहम नहीं है। तो शिवाजी ने सबसे पहले जो आपके उपेक्षित, मतलब जो उस पर कोई ध्यान नहीं था, उन किलों पर अपना कब्जा किया और उन किलों की सुरक्षा को सुदृढ़ किया, मतलब वहां पे जबरदस्त सुरक्षा वहां पर की गई और पुणे पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। एक स्वतंत्र राज्य या स्वराज्य की उनकी कल्पना आगामी वर्षों में और विकसित हुई, और जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों तक विस्तृत थी। इसका अन्वेषण हम इस अध्याय में करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो शिवाजी ने जो अपना सैन्य अभियान था वो आपका कब स्थापित किया था, कि यहाँ जो आपके उपेक्षित किले थे, 16 वर्ष की आयु उन्होंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले जो उपेक्षित किले थे उन पर अधिकार जमाना उन्होंने स्टार्ट किया। और ये देखिए आपका कि 1680 में निर्मित शिवाजी का एक चित्र ब्रिटिश संग्रहालय में ये लगा हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप चित्र देख सकते हैं शिवाजी का। शिवाजी का राज्य शीघ्र ही भारत के पश्चिमी तट पर विस्तृत हो गया। मतलब भारत का पश्चिमी तट आप समझते होंगे ना, कि यहाँ पे देखिए ये भारत का आपका दक्षिण भारत है, ये आपका दक्कन का पठार है, यहाँ पे ये जो आपका पश्चिमी तट है आपका, यहाँ पर विस्तृत होने लगा। तटीय क्षेत्रों के संसाधनों पर अधिकार तथा उन तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नौसेना स्थापित करना अनिवार्य लगा। उस समय यह वास्तव में एक नितांत क्रांतिकारी कदम था। उसने कहा कि यहाँ पे तट थे भी, ठीक है, लंबा उनका साम्राज्य फैलता जा, तुमने कहा कि यदि हमें इन संसाधनों तक, यहाँ पे जो भी संसाधन है, जो भी चीजें हैं, उनको अगर हमें हासिल करना है तो हमें एक नौसेना की जरूरत पड़ेगी। तुमने ने कहा कि, और ये जो कदम था बहुत ही क्रांतिकारी, मतलब जबरदस्त एक आइडिया था नौसेना बढ़ाने का, ठीक है। तुलना करें तो बीजापुर सल्तनत के पास व्यापारी जहाज तो थे। उसने कहा कि यदि हम तुलना करें आदिल शाही वंश का, जो आपके बीजापुर सल्तनत थी आपकी दक्षिण में यहाँ पे, ठीक है, तो उसके पास क्या था, व्यापारी जहाज तो थे, परंतु तटरक्षा के लिए कोई पूर्णकालिक स्थायी नौसेना नहीं थी। मतलब उनके पास नेवी नहीं थी आपकी बीजापुर सल्तनत के काल। लेकिन
आपके शिवाजी को पता चल चुका था कि अगर हमें यहाँ पर अच्छी व्यवस्था करनी है, अच्छा नियंत्रण रखना है, तो नौसेना बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य में भी नौसेना का उपयोग अत्यंत सीमित था। इस प्रकार मराठा नौसेना का उदय हुआ, जिसकी वीर गाथा कालांतर में इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय बन गई। तो इस प्रकार क्या है कि शिवाजी को लगा कि आपको बता दिया कि जो आपकी नौसेना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उन्होंने नौसेना का गठन किया। और ये जो नौसेना थी मराठों की, ये बहुत बहादुर थी। आपका न तो मुगलों ने इतने ज्यादा प्रयोग किया था नौसेना का, लेकिन जो सबसे अच्छा प्रयोग किया वो शिवाजी ने किया था मुगलों का भी। ये देखिए आपको एक किला दे रखा, आपको दिखाई दे रहा हो किला, ये आपका क्या जो आपकी शिवाजी की नौसेना थी उनके द्वारा बना गया किला था, वो यहाँ पर रहते थे नौसैनिक भी। अपनी प्रजा को शक्तिशाली शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई हुई। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति मैंने आपको बता दी कि मान लीजिए कि आपको अपने घर का ज्ञान है, पूरी चीजें आपको चित्र पता है, कहां से भागना, आप एकदम से किसी पे हमला करेंगे और अपने गांव की गलियों में कहीं पर भाग जाएंगे, तो क्या गुरिल्ला युद्ध पद्धति है। इस युद्ध पद्धति में छोटे छोटे दल किसी भूभाग के गहन ज्ञान के आधार पर तीव्र से आकस्मिक आक्रमण शत्रुओं की विशाल सेना को प्राप्त कर देते। तो ये देखिए यही आपको बता दिया, जो चीजें मैंने आपको बताई है कि इस युद्ध पद्धति में छोटे छोटे दल किसी भूभाग के गहन ज्ञान के आधार पर, गहन ज्ञान के आधार मतलब कि उसको क्षेत्र की पूरी तरह से अच्छी जानकारी है, वो क्या करेंगे, एकदम हमला करेंगे, उन्हें पता है कहां से भागना कहां छिपना, इस प्रकार से वो क्या करते, हमला करके भाग जाते। आकस्मिक आक्रमण मतलब एकदम से आक्रमण करके दुश्मनों पर विशाल सेना को परास्त कर देते। छोटे छोटे वार में क्या करते थे, थोड़े से आते, सेना को हानि पहुंचाते, फिर भाग जाते, फिर दोबारा से आते, फिर भाग जाते। तो इस प्रकार वो क्या करते थे, बड़ी सेना को भी कमजोर कर देते थे। ये चीज आपको समझ में आ रही, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। शीघ्र ही उनकी सफलताओं से बीजापुर का सुल्तान विचलित हो उठा, और जो इस प्रकार से शिवाजी आगे बढ़ रहा था, जो बीजापुर का सुल्तान था उसको लगने लगा कि अगला नंबर तेरा ही है, कि तेरा जो साम्राज्य है वो खतरे में है भी। उसने अपने अनुभवी सेनापति अफजल खान को शिवाजी का सामना करने भेजा, और उसने अपना जो अनुभवी सेनापति था, अच्छा सेनापति था अफजल खान, उसको भेज दिया शिवाजी का सामना करने। शिवाजी और उनके सलाहकारों ने अफजल खान को घने जंगलों के बीच प्रतापगढ़ किले की तलहटी में व्यक्तिगत भेंट के लिए सहमत कर दिया भी। ठीक है, शिवाजी और उनके सलाहकारों ने भी, जो शिवाजी थे और उनके जो सलाहकार थे, आपस में उनकी मीटिंग हुई, तो उसने कहा चलो हम लड़ाई नहीं करते, हम एक मीटिंग करते हैं, कहां पर, प्रतापगढ़ के किले में। अफजल खां, याद रखना आप कि बीजापुर का जो सेनापति था वो आपका अफजल खां था। ठीक है, प्रतापगढ़ के किले की तलहटी भी व्यक्तिगत भेंट के लिए सहमत कर लिया। व्यक्तिगत मतलब हम सीधे आमने सामने मिलेंगे। वहां शिवाजी ने अफजल खां का वध कर दिया, और पहाड़ों में छिपे मराठों ने गुरिल्ला आक्रमणों से अफजल खां की सेना को परास्त कर दिया। तो वहां जब वो मिले तो उसने क्या किया कि धोखे से मारना चाहा। जो शिवाजी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो चाकू वगैरह कुछ था वो वहां पे छिपा रखा था, तो उस पे क्या कर दिया, शिवाजी को उन्होंने हमला कर दिया कि जब इसे गले मिलवा उसको मार दूंगा। लेकिन शिवाजी का जो हथियार था बागनक, शिवाजी को पहले से पता था कि अफजल खां बहुत ही धोखेबाज इंसान है, कुछ भी कर सकता था, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था, और उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे अफजल खां को वध कर दिया। और बाहर जो सेना खड़ी थी, गुरिल्ला पद्धति से क्या कर दिया, उन्होंने उस सेना को भी परास्त कर दिया। तो इस प्रकार आपकी किला याद रखना है, कहाँ उनकी मुलाकात हुई थी, प्रतापगढ़ के किले में उनकी मुलाकात हुई थी। ये चीजें क्लियर आपकी यहाँ तक। ये क्वेश्चन आपके लिए भी, यदि आप भूतकाल में यात्रा करके शिवाजी से मिल सके तो आप इनसे कौन से 3 प्रश्न पूछेंगे और क्यों, ये आपको जरूर बात बतानी है कि आप कौन से 3 क्वेश्चन पूछेंगे और क्यों, ये सब आपको खुद से लिखने हैं भी। ये देखिए आपको अभी मैंने बागनक बताया ना आपका, इस प्रकार का युद्ध आता है, ऐसे उंगली में पहना जाता है और ऐसे इसको मारा जाता है अभी। ठीक है, बागनक छोटा शास्त्र जो बाघ के पंजे के समान आकार का होता है, जिसका उपयोग शिवाजी ने नित्य युद्ध में अफजल खां को मारने के लिए किया था, ये है वो हथियार आपका भी। आपसे ये पूछा जाता है कि अफजल खां को मारने के लिए शिवाजी ने कौन से हथियार का प्रयोग किया था, तो वो था आपका बागनक। क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में जो आपकी जो फैक्ट दिए हुए ना वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें तो आप कोई छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इंपोर्टेंट है तभी इनको आगे बढ़ाया गया, जो इंपोर्टेंट नहीं थे उनको
पीछे छोड़ दिया गया। तो ये सारे एक एक फैक्ट आपको इसीलिए मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। एक सर्जिकल स्ट्राइक का यहाँ नाम भी, क्योंकि पहले हम नाम को भी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम उस नामों को क्लियर करते हुए चलेंगे। अन्य लोगों या बुनियादी ढांचे का कोई या न्यूनतम सतही पहुंचाए बिना की गई सैनिक कार्रवाई भी। ये कहता है कि अन्य लोगों या बुनियादी ढांचे को कोई या न्यूनतम सतही पहुंचाए बिना की गई सैन्य कार्रवाई, कि हमें क्या करना है कि जो दुश्मन है उसमें जो सामान्य लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, जिसका उद्देश्य केवल एक विशिष्ट लक्ष्य को शक्ति पहुंचाता, उसको बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। कि हमें क्या करना, जो हमारे लक्ष्य है उन पे ही सिर्फ हमला करना है, बाकी किसी चीज के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, उसको बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। जैसे मैं आपको बताऊं कि भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी, कि मान लेते हैं ये भारत वाला ऊपर वाला एरिया आपका, ठीक है, यहाँ पीओके में कुछ आपके आतंकी, मान लो पाकिस्तान ने यहाँ आपके कैंप बना रखे थे, तो भारत ने क्या किया था, सिर्फ इसको टारगेट किया था भी, जो ये ठिकाने थे ना इनको टारगेट किया था, इसलिए बोला गया था सर्जिकल स्ट्राइक। अब आपको सर्जिकल स्ट्राइक का असली मतलब समझ में आ गया होगा। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है कि हमें सिर्फ हमारे जो लक्ष्य है उन पर सैन्य कार्रवाई करनी है, बाकी किसी चीज को नुकसान हमें नहीं पहुंचाना, या फिर नुकसान पहुंचे तो बहुत कम से कम नुकसान पहुंचे भी। ये चीज आपको समझ में आई? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। 3 वर्षों तक चले आक्रमण के प्रतिशोध में शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के एक समृद्ध बंदरगाह सूरत पर आक्रमण कर लिया। सॉरी, ये ऊपर वाली बात रह गई ना। इसके पश्चात मुगल सरदार शाइस्ता खान ने एक विशाल सेना के साथ 3 वर्षों तक शिवाजी के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। जो शाइस्ता खान था ना, मुगल सरदार था, शाइस्ता खान उसका नाम था, उसने 3 सालों तक शिवाजी पर आक्रमण किया भी। अंत केवल कुछ सैनिकों के साथ शिवाजी ने रात्रि में शाइस्ता खान के शिविर पर हमला कर दिया। तो शिवाजी ने सोचा कि अब तो इसका वध करना ही पड़ेगा, उसने क्या कर दिया, उसके किले पर ही आक्रमण कर दिया कुछ सैनिकों के साथ। शाइस्ता खान इस हमले में बाल बाल बच गया, किंतु अपनी कुछ उंगलियां गवा बैठा। वह तुरंत महाराष्ट्र छोड़कर चला गया, और यह साहसिक आक्रमण आधुनिक सर्जिकल स्ट्राइक के समान है। तो उन्होंने क्या था, उसका मेन मकसद क्या था, शाइस्ता खान था, कि शाइस्ता जो खान है उस पे हमला करना। वैसे ही कुछ सैनिकों के साथ गया और सीधा जो शाइस्ता खान का कक्ष था उस पे टूट पड़ा। तो उसमें क्या हुआ कि शाइस्ता खान बाल बाल बच गया, वो भाग गया, उसके हाथ की उंगलियां कट गई और उसका पुत्र भी मारा गया। और इससे डरकर वो क्या कर गया, महाराष्ट्र छोड़कर भाग गया। ये सर्जिकल स्ट्राइक के समान है। सर्जिकल स्ट्राइक मैंने आपको बता दी क्या होता है। 3 वर्षों तक चले आक्रमणों के प्रतिशोध में शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के एक समृद्ध बंदरगाह सूरत पर आक्रमण कर लिया। अब जो लगातार आक्रमण कर रहे थे, तो उससे प्रतिशोध में उसका बदला लेने के लिए क्या किया कि शिवाजी ने जो उनका सूरत बंदरगाह था, जहां से अंग्रेज काफी ज्यादा व्यापार करते थे, उस पर कब्जा कर लिया, आक्रमण किया। वहां से उन्हें लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य का विशाल खजाना प्राप्त हुआ, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी राशि थी। कि वहां अंग्रेजों से उन्होंने क्या कर दिया, 1 करोड़ रुपए का विशाल खजाना वहां से लूट लिया। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर आक्रमण न करने का ध्यान रखा, यहाँ तक कि एक दानवीर व्यक्ति मोहनदास पारेख के घर को सुरक्षित रखा। इन्होंने क्या किया कि धार्मिक स्थलों पर कभी भी आक्रमण नहीं किया शिवाजी ने, ठीक है। और जो धार्मिक व्यक्ति थे उन पर भी उन्होंने क्या किया, आक्रमण कभी भी नहीं किया शिवाजी ने। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है आपको कि दानवीर जो व्यक्ति था आपका मोहनदास पारेख के घर को सुरक्षित रखा। उन्होंने कुछ वर्षों बाद सूरत पर पुनः आक्रमण किया। ये घटना इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उस समय का अंग्रेजी समाचार पत्र था लंदन गजट में ये बात छपी थी भी। इसमें बताया गया कि कैसे शिवाजी ने सूरत में सभी यूरोपीय राजनीतिक प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर तुरंत धन की भेंट की मांग की थी, अथवा वापस आकर उस शहर को नष्ट कर देने की चेतावनी दी थी। तो उसमें कहा कि शिवाजी ने पहले मैसेज भेजा था सभी अंग्रेज अधिकारियों के यहाँ कि या तो आप खुद से क्या कर दो, धन दे दो, वरना मैं दोबारा आऊंगा और तुम पर हमला करूंगा। और यहाँ पे जो आपको बता दिया कि ऊपर जो एक व्यापारी था आपका, जो काफी दानी था, उसको खुद से नहीं हानि पहुंचाई, जिसका नाम मोहनदास पारेख था। उन्होंने क्या किया, शिवाजी ने एक तो जो आपके धार्मिक आदमी थे, दानवीर आदमी थे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, और दूसरा धार्मिक स्थानों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उदाहरण आपको यहाँ पे दे रखा है मोहनदास पारेख का।
मैं 2-3 बार इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको ये नाम आपके दिमाग में कहीं न कहीं ऐड हो जाए। जब भी कुछ सुनाए तो मोहनदास पारेख आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा और आप उसको सही कर देंगे। सूरत पर आक्रमण मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा का घोर अपमान था भी। ठीक है, इसलिए औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए, ठीक है, देखिए उस टाइम क्या था कि जो आपका राज्य था, जो शासन था वो तो मुगलों का भी। किसका शासन था? मुगलों का। लेकिन यहाँ अंग्रेज आ चुके थे और अंग्रेज यहाँ पे क्या थे कि आपके जो स्थायी घर है वो बनाकर रहने लगे थे, वो अंग्रेजी अधिकारी थे। उनसे कहा, क्योंकि सूरत में अंग्रेजों का प्रभाव ज्यादा था, तो उन्होंने शिकायत किस पे की? औरंगजेब से की होगी। और औरंगजेब ने सोचा कि मेरे राज्य में ऐसा अपमान भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूरत पर आक्रमण मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा का घोर अपमान था, इसलिए औरंगजेब ने शिवाजी को, अब बात किस तक पहुंची? औरंगजेब तक, क्योंकि शाइस्ता खान भी वहां पहुंच गया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ कांड हो गया। ठीक है, फिर अंग्रेजों ने भी वहां मैसेज किया और अंग्रेजों ने ऐसे सूरत को लूट लिया। तो औरंगजेब था वो बहुत ज्यादा चिढ़ गया था अभी। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए प्रतिष्ठित राजपूत सेनापति जयसिंह को भेजा भी। ठीक है, एक राजपूत सेनापति जयसिंह जो आपके औरंगजेब के दरबार में काबिज था, उसके विरुद्ध शिवाजी ने पुरंदर दुर्ग में हार मानकर संधि करनी पड़ी भी। ठीक है, तो ये चीज मैं जैसा नहीं करूंगा कि यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि हार मानकर भी संधि करनी पड़ेगी, कि आपको शिवाजी ने हार नहीं मानी थी, उनको चारों तरफ से घेर लिया था उस दुर्ग में। तो अंत में जयसिंह ने ही ये ऑफर दिया था कि वो क्या कीजिए कि हम चलो बातचीत करते हैं। तब शिवाजी ने कहा चलो बातचीत हम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर एनसीईआरटी ने लिख रखा है तो हम यही मानकर चलेंगे, जब एनसीईआरटी के बदलाव कर देगी तो हम इसमें बदलाव कर देंगे। तो शिवाजी को पुरंदर दुर्ग में, पुणे के समीप है ये, में हार मानकर संधि करनी पड़ी। उन्होंने अपने साम्राज्य का एक बड़ा भाग छोड़ना पड़ा और उनके पुत्र संभाजी को मुगल सेवा में प्रवेश करना पड़ा। उन्हें अपने राज्य का क्या हुआ, बड़ा भाग छोड़ना पड़ा, मतलब किसको, कि ये मुगलों के अधीन चला गया, मेरा राज्य यहाँ तक है। अब आपको ये बात भी समझानी पड़ेगी कि मान लेते हैं कि यहाँ तक उसका राज्य शिवाजी का, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा राज्य यहाँ पर है, ये राज्य अब क्या मुगलों के अधीन हो जाएगा। और उसका जो पुत्र था आपका संभाजी, ठीक है, तो उसको कहा मुगलों के यहाँ नौकरी करनी पड़ी, वहां अधिकारी उसको बना दिया गया। जयसिंह के प्रयासों से शिवाजी आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए सहमत हुए। उन्होंने ये भी कहा कि चलो ठीक है, संधि हो गई थी, अब कहाँ चलो, मुगल दरबार में चलो, आगरा में भी। ठीक है, वहां औरंगजेब के साथ मुलाकात करेंगे भी, जहां उन्हें औरंगजेब और मुगल वजीर के सामने खड़ा किया गया, जिसे शिवाजी पहले पराजित कर चुके थे भी। ठीक है, तो उसने कहा कि वहां उसको उसके सामने खड़ा कर दिया गया, उस वजीर के सामने जो मुगल सेनापति था, शायद वो उसे शाइस्ता खान, जिसको क्या कर दिया था, पहले ही पराजित कर चुके थे शिवाजी। इस अपमान से क्रुद्ध होकर शिवाजी ने उसके दरबार से बाहर निकल गए। इस घटना के बाद औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए शिवाजी ने एक रणनीति अपनाई। फिर क्या हुआ कि थोड़ी सी वार्तालाप हुई होगी और शिवाजी क्या हुए, उनका दरबार छोड़ के बाहर निकल गए कि मैं वो राजा जिसने ये आपके सेनापति खड़े हैं उनको हरा रखा, ये मेरे सामने ऊंचे पद पर बैठे हो और मुझे एक कैदी की तरह पेश किया जा रहा है। तो शिवाजी ये बात बहुत अपमानित लगी और उस दरबार से बाहर निकल गए। और क्या किया फिर उसने, औरंगजेब ने कहा कि उसे दरबार से निकल गए, नजरबंद कर दिया कि इसको एक कमरे में रखो, इसको खाना पीना दो और यहीं पे रखो, इस पे ध्यान रखो, मतलब कैद कर दिया कहीं बार। इस स्थिति से मुक्ति पाने शिवाजी ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने संत महात्मा और मुगल सरदारों को उपहार भेजने आरंभ कर दिए भी। उपहारों में प्राय फल और मिष्ठान होते थे, बड़ी बड़ी टोकरियों में भरे होते थे। पहरेदारों ने आरंभ में तुम उपहारों की जांच की, किंतु शीघ्र ही ऐसा बंद कर दिया। शिवाजी ने मुगल सॉरी, देखिए ध्यान से कि उन्होंने क्या किया कि शिवाजी ने, उन्होंने संत महात्माओं और मुगल सरदारों को उपहार भेजने आरंभ कर दिए। उपहारों में प्राय फल और मिष्ठान होते थे, जो बड़ी बड़ी टोकरियों में भरे होते थे। बड़ी बड़ी टोकरियों में भर के उन्होंने क्या किया, उपहार भेजने स्टार्ट कर दिए, गिफ्ट की, कोई फल भेजने, कोई फूल, इस प्रकार से क्या कर दिया उन्होंने, उपहार भेजने स्टार्ट कर दी।
पहरेदार ने आर्म में दोनों पहाड़ों की जांच की किंतु शीघ्र ही ऐसा करना बंद कर दिया। वो स्टार्टिंग में तो जांच करते क्योंकि वो किससे आ रहे थे, जहां आपका शिवाजी नजरबंद किया गया वहां से टोकरियों में भर भर के वो आ रहे थे। स्टार्टिंग में तो जांच करते हैं कि चलो फूल है ले जाओ, फल है ले जाओ, ये चीज है ले जाओ, वस्त्र है ले जाओ, ठीक है। लेकिन आप भी वहां पर होते पहरेदारों की जगह तो भी आप यही करते, बार बार वही चीज आज जो क्या चेक करना, ले जाओ भी ले जाओ भी ले जाओ, ठीक है। इस प्रकार से लापरवाह हो गए। शिवाजी को मुगल पहरेदारों से यही अपेक्षा थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी सहित स्वयं को टोकरियों में छिपाकर सफलतापूर्वक अपने आप को मुक्त कर दिया। और फिर क्या हुआ, जब वो पूरी तरह से लापरवाह हो गए तो एक टोकरी में वो खुद बैठ गए और एक टोकरी में अपने पुत्र को बैठाया और वो वहां से निकल गए नजरबंद से भी। ठीक है। इसके उपरांत औरंगजेब फिर कभी शिवाजी को पकड़ पाने में सफल नहीं उसका, और इसके बाद वो कभी भी शिवाजी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ औरंगजेब। कुछ वर्षों के पश्चात 1674 में रायगढ़ के सुदृढ़ पर्वतीय दुर्ग में शिवाजी का राज्याभिषेक पूर्ण वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ। और 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में शिवाजी का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने कहा अब मैं राजा हूं और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, छत्रपति शिवाजी महाराज इसीलिए उनको बोलते हैं। उनका राज्याभिषेक कब हुआ, 1674 में। आपको किला ध्यान रखना, रायगढ़ का किले में उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो हम बात करेंगे आगे अगले पार्ट में। 30-35 मिनट का हमारा एक लेक्चर होता है, तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ चीजें अच्छे ढंग से याद हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।